नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कृषि में समसामयिक कार्यों के बारे में, खासकर सब्जी उत्पादन और रोग प्रबंधन के बारे में। किसान भाई बहनों को कैसे अपनी आय दोगुनी करने का मौका मिलेगा, इसी के साथ आप रोग प्रबंधन कैसे करेंगे, अपनी फसलों की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर रागनी दुबे जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं गृह विज्ञान में, कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ये आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगी इस विषय पर। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। थैंक यू ज्योति जी। सबसे पहले आपने अभी एक टॉपिक उठाया था कि किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, भारत देश की जो जनता है ये 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कि जैसे कृषि पर आधारित है उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं जो सब्जी उत्पादन को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम समय में और कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ देती है। जो हमारी सब्जियां होती हैं अनाजिक फसलों से भी 4-5 गुना ज़्यादा ये लाभ हमें देती है। तो इससे क्या कि हमें किसानों को 4 से 5 गुना आय बढ़ा देते हैं। एक अनुमान के हिसाब से हम बता सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में हम किसानों को लाभ 1,35,000 रुपये तक का मिलता है, अगर हम सब्जी उगाएं और सब्जी की अच्छे से देखभाल करें और सब्जी को ही आर्थिक रूप से पैसा कमाने के अगर स्थिति उसकी माध्यम के रूप में अपना। निश्चित रूप से मैम देखा जाता है कि आर्थिक रूप से जो हमारी फसलें हैं वो किसान भाई बहनों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें, जैसा कि हमारा जो विषय है समसामयिक है, तो वर्तमान समय की जब मैम हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में फसलें कौन कौन सी हैं जो हमारे खेतों में लहरा रही हैं? जैसे मैम अभी अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें क्या होती है, शीत ऋतु फसलें भी बोली जाती हैं इनको। ये अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक इनको बोया जाता है, जिसमें आपका आ गया चना, मटर, शिमला मिर्च और बैगन और क्या कहते हैं कि कई तरीके से टमाटर, सहजन, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं लगाते हैं और इनकी देखभाल इसी मतलब हम रबी के सीजन में ही करते हैं, जिनसे हम अपनी क्या कहते हैं कि एक अगर हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तब भी ये फसलें हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें क्या होता है इन्हीं फसलों के सब्जियों के थ्रू हमें क्या मिलता है कि हम प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें सब्जियों के थ्रू ही फुलफिलमेंट होती है हमारी। तो इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो डे टू डे की रिक्वायरमेंट है या समाज की डे टू डे रिक्वायरमेंट, वो कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ जी मैम, वर्तमान स्थिति में जो फसलें हैं वो किस स्थिति में हैं, यानी उनमें फूल फल आ रहे हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इन फसलों को? जैसे अभी आपने बोला मैडम कि वर्तमान स्थिति क्या है, उससे इसी हिसाब से अगर हम देखें जो सब्जियां होती हैं इसमें समसामयिक कार्य भी कुछ कुछ होते हैं। सबसे पहले हमें ज़मीन देखनी पड़ती है कि उसकी खुदाई अच्छे से हुई, फिर उसकी बुआई करवाते हैं, फिर उसमें खरपतवार नियंत्रण देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें जल संरक्षण और उर्वरक क्या क्या देना है, जैविक या रासायनिक क्या क्या उर्वरक उसमें देने, उसके बाद उसका फसल प्रबंधन किया जाता है, फिर हमें उसका प्रसंस्करण किया जाता है जो भी फसलें होती हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो इस समय चना मटर की बुआई चल रही है और इस समय बैगन में भी फूल आ गए हैं और करेले वगैरह में भी फूल आ रहे हैं, पत्ता गोभी और इसके फल आ रहे हैं, पत्ता गोभी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जो ये हमारी रबी ऋतु की फसलें, ये हम एक बार इनकी बुआई कर देते तो हम 2-3 महीने तक हमें लगातार इनसे फल प्राप्त होते रहते हैं कि हमें इनसे जो भी मटर की हो गई, होल करेला हो गया, भिंडी हो गई और बैगन हो गए, तो हमें इनसे पूरे 2-3 महीने तक हमें मिलते रहते हैं जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मैम, निश्चित रूप से कहा जाता है कि जो खाना होता है, चाहे वो इंसान के लिए हो या फिर पेड़ पौधों के लिए हो, बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बात खाद की आती है तो खाद प्रबंधन कितना ज़रूरी है, और जब बात पानी की आती है तो सिंचाई कितनी ज़रूरी है, और इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, समसामयिक स्थिति है, तो यहाँ खाद और सिंचाई
किस किस समय में की जानी चाहिए, सही मात्रा क्या होनी चाहिए और किन किन बातों का हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है? जो हमारी वेजिटेबल्स फसलें होती हैं, इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। हम पहली बार हम जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप मटर लगा रहे हो, चने लगा रहे हो या बैगन हो, इसमें हम कितने दिन बाद करते हैं इसमें पानी की सिंचाई? हम इसमें 30 से 40 दिन के बाद करते हैं पहली सिंचाई, और दूसरी सिंचाई हम करते हैं 60 से 70 दिन के बाद, क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अभी आपने मैडम एक बहुत अच्छी बात बोली कि खाद की क्या ज़रूरत होती, तो एक्चुअली मैम ड्यूरिंग जुताई के टाइम पे ही हम जो जो कहते हैं गोबर होता है, आजकल किसानों के घर में अवेलेबल भी होता है, उस खाद को हम सड़ा देते हैं। आप 6 मंथ तक रखी रहती हैं, उसके बाद अगर उसका हम छिड़काव पूरे खेत में करा देते हैं या आप उसको फैलवा देते हैं, तो उससे भी हमारी उर्वरक शक्ति मिट्टी की भी बढ़ जाती है और हमारा जो वेजिटेबल है उसका भी उत्पादन बढ़ जाता है। तो समय से ध्यान में रख के ही हमें करना चाहिए। अगर कभी कमज़ोर पौधा भी देख लिया, उसमें भी हमें खाद उसी हिसाब से डालनी चाहिए। मैम, अक्सर देखा है कि हम बेहतरीन खाद देने के बाद भी उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण है कि खेतों में जो खरपतवार आ जाते हैं उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है। निश्चित रूप से खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से हमारे किसान भाई अक्सर जूझते हैं। तो किस प्रकार से इस समस्या को दूर कर सकते हैं? खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करें? किसान भाई बहुत ज़्यादा इस खरपतवार से और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, क्योंकि हमें जब भी खरपतवार या इनकी उत्पादन के लिए हमें 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मैडम। सबसे पहले हम बात करें आपको बीज, फिर ज़मीन का, सबसे पहले बीज उपचारित करना चाहिए, उसके बाद हमारा जो ज़मीन है वो भी उपचारित करना चाहिए, और सबसे थर्ड पॉइंट हमारा जो है वातावरण को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। जो भी खेत के आसपास का वातावरण है उसको देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा थोड़ी उसकी खरपतवार या साफ़ सफाई उसके आसपास करवानी चाहिए, जिससे कि जो भी खरपतवार वो जो पास पड़ोस के होने की वजह से भी फैल जाते हैं, वो ज़्यादा ना फैलें और वो उनका रोकथाम होता रहे। मैम, खरपतवार तो एक समस्या है, निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। उसी के साथ रोग और कीट भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसका सामना हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं और करते हैं, क्योंकि जहाँ फसल है वहाँ रोग और कीट आना स्वाभाविक है, चाहे हमने पहले से कितनी भी तैयारी कर रखी हो। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को कितना सचेत रहना है वर्तमान समय में, और अगर रोग और कीट दिखते हैं तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है? सबसे पहले किसान क्या करते हैं कि किसान भाई लोग कि सबसे पहले उठाते हैं कीटनाशक और वो अपने खेत में डलवा देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि जो भी कीट उनको दिखा, वयस्क कीट उनको दिख जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं कि ये मर गया, उनको लगता है कि ये मर गया। नहीं, वो मरता नहीं। उसके 10 दिन बाद आप देखोगे, उस समय तो मर जाएगा, पर 10 दिन बाद आप देखोगे उससे भी ज़्यादा 4 गुने में वो लोग मतलब आ जाते हैं, तो उससे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। फिर उसमें और भी ज़्यादा कीटनाशक छोड़ते हैं, तो क्या होता है वो हानिकारक होता, वो हमारी बॉडी के लिए या समाज वातावरण के लिए वो अच्छा नहीं होता। सबसे पहले हमें एज ए किसान या हमें कीटों की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैम, इनकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। अगर हम कीटों की बात करें, सबसे पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर उसके बाद वयस्क बनता है। तो क्या होता है, हम लोग छिड़काव कर देते हैं तो वयस्क तो मर जाते हैं, पर बाकी जो लार्वा, अंडा और प्यूपा होते हैं, इससे भी कीट फिर से हो जाते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले किसान भाइयों की रोगों की पहचान करनी चाहिए और उसमें क्या क्या कारण है, जिसमें कई बार आपने लोगों ने देखा होगा कि भिंडी के छोटे पौधे होते हैं, उनको हिलाइए तो सफ़ेद सफ़ेद कलर की फफूंद निकलते हैं या लीव्स ऐसे हो जाती हैं। तो उसकी डिजीज़ को आप देखिए कि वो डिजीज़ किस लिए लग रही है और किस कारण। तो आप किसी भी आप एक्सपर्ट से या जिस उसका एक्सपर्ट है, आप उससे बात करके पहले कीटों की जान पहचान करिए, फिर उसमें लगने वाले कौन कौन सी डिजीज़ हैं, उसके बाद आप उसका निवारण करिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है और वातावरण के लिए भी हानिकारक है। यानी मैम, कुल मिलाकर किसान भाइयों को बहुत ही जागरूकता के साथ इस समस्या से जूझना होगा, क्योंकि गलत तरह से अगर कीटनाशक का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से जो गुणवत्ता है फसल की वो प्रभावित होगी। तो वैज्ञानिकों से तुरंत संपर्क करें और उसके बाद ही कोई स्टेप लें, कोई कदम उठाए। एक समस्या और है मैम, जो आने वाले समय में हमारे सामने आने वाली है और किसानों को बहुत परेशान करेगी और फसल को भी बहुत परेशान करेगी, वो है पाले की समस्या। इस समस्या से हमारे किसान भाई बहन कैसे निपट सकते हैं और क्या तैयारी उन्हें इस समय करनी होगी? हाँ मैम, आने वाले समय में किसान भाई पाले से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। उससे पहले उन्हें निम्नतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि उनके खेत में नमी है कि नहीं। अगर नमी होगी खेत में तो पाले का प्रभाव कम पड़ेगा, पर अगर सूखा होगा खेत तो
उसमें पाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ध्यान देखना चाहिए कि समय समय पे कि नमी है खेत में, नमी बनाए रखना चाहिए। और उसके सेकंड तरीका ये भी आपका, दूसरे तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आपके खेत हैं वो उसके किनारे किनारे जो मेड़ होते हैं ना, उस पे आप थोड़े थोड़े घास फूस जला दो, जिससे पाले की समस्या कम, आपको खुद ही कम दिखाई देगी दूसरे पाले की समस्या। और तीसरी ये तरीका मैडम कि 0.1% आप गंधक लीजिए, उसको पानी में मिक्स करके उसका छिड़काव कर देंगे, तो पाले की जो समस्या बहुत ज़्यादा दिखती है वो कम हो जाएगी। मैम देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, कभी कभी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, या अक्सर देखा जाता है कि उन्हें कोई समस्या आती है, तो ऐसी जगह पर वो कहाँ जाएं, किन से ट्रेनिंग लें, कौन है जो उनका खेत में आके सहयोग करेगा? इसके लिए आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके, या जो किसान, हर हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कोई भी आप एक्सपर्ट का नंबर ले लीजिए, जैसे जो प्लांट प्रोटेक्शन के हैं उनसे आप रोकथाम के बारे में पता कर सकते हैं। जो सॉइल के जो सॉइल साइंस के हैं वो आपको सॉइल के बारे में, सॉइल की फर्टिलिटी और कब कौन सा किस समय क्या करना चाहिए उसके बारे में वो बता देंगे। और उसके बाद अगर आप एक बीज के बारे में कि बीज को कैसे नेचुरल तरीके से उपचारित किया जाए, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं। उसको आपको कौन सा बीज कब किस महीने में करो और कौन सी सही टाइम होता है कि बीज को लगाने का या बीज बोने का, तो वो आपको सही जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आपके नंबर भी अवेलेबल होते हैं हम लोगों की साइट्स पे। आप कभी भी फ़ोन करके आप किसी भी चीज़ की जानकारी, अगर हम प्रसंस्करण की बात करते हैं, जैसे गेहूँ धान का प्रसंस्करण कैसे करना है, मटर का करना है, जैसे टोमेटो का प्रसंस्करण करना है कि हमें लंबे समय तक उसको अपने पास रखना है। जैसे कई बार होता है ना कि टमाटर बहुत ज़्यादा हो गए तो इसको क्या करें, तो कई बार हमें केचप कैसे बनाना है, इसकी सॉस कैसे बनाना है, प्यूरी कैसे बनाना है, इसको आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको बनाना आपको सिखा देंगे। कि क्योंकि जब टाइम होता है, जैसे आप समय चल रहा होता है ना कि टमाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम कैसे लंबे समय के बाद भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उस विधि को भी बता सकते हैं कि उससे भी आपकी कहीं ना कहीं आप घर में भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं और आपकी आय भी वो बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए हर तरीके से वैज्ञानिक अवेलेबल हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी साइट पे नंबर भी होता है और टाइम भी होता है, तो आप कभी भी हमसे सलाह मतलब विचार विमर्श कर सकते हैं आप लोग। एक आखिरी क्वेश्चन मैम आपसे ये है, ये पूरे जो भी हमने बातचीत करी है और अपने किसान भाइयों को उनकी समस्याओं का समाधान बताया है, जानकारी दी है, उसे एक क्वेश्चन में मैं समेटती हूँ और आपसे सिर्फ इतना पूछती हूँ कि हमारे किसान भाइयों बहनों को आगे जो चीज़ें होने वाली हैं सब्ज़ी की फसल में, उनके लिए कैसे तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि कुछ दिनों के बाद जब उनकी फसल पूरी तरह से तैयार हो तो उन्हें उत्पादन कैसे अच्छा मिले, कैसे वो फसल उनके लिए एक बेहतरीन सोर्स बन के आएगा। सबसे पहले हमें हमेशा हर स्टेज पे जो भी होता है, जैसे कि आप सब्जी लगा रहे हो, उसको हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है कि आप उसको कैसे, उसमें कब उर्वरक की, जैविक उर्वरक की ज़रूरत है, कब उसमें पानी की सिंचाई की ज़रूरत है, कब उसमें आप देख रहे हैं कि थोड़े बहुत खरपतवार जो लग रहे हैं उसको कैसे हटाना मैनुअली, ना कि हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस ना करें कि रासायनिक तरीके से हम खरपतवार को या कीटनाशक, इससे हम जितना बचे। क्योंकि आप कुछ भी आप खरीदते हो, जैसे कई इसमें भी, जैसे अभी आपसे मैंने बात किया था कीटों के बारे में, वैसे जो रोग होते हैं ये भी कई तरीके के, एक रस चूसक कीट होता है, एक होता है छेदक होता है, एक होता है कि जो लीव्स में लग जाते हैं, जो भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उसकी लीव्स में लग जाती है, देखा होगा आपने, छेद कर देते हैं कई बार मूली वगैरह के, उसके बाद छेदक मतलब ये लीफ में लगते हैं। और एक होता है फ्रूट फ्लाई, ये क्या होता है, फलों के अंदर लग जाता है। तो इन चारों को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कीट हमारे खेत में लगा हुआ है, कौन फलों का नुकसान कर रहा, कौन सी पत्तियों का नुकसान कर रहा, कौन सा तने का नुकसान कर रहा, उसको आप देखिए और उस पर फिर आप किसी से परामर्श लीजिए या किसी से सलाह लीजिए। फिर उसके बाद उसमें आप मतलब जो भी कीटनाशक दवाइयाँ या रोग हैं उसके उपचार के लिए आप फिर लोगों से संपर्क करिए, फिर वो आपको उसमें बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। और वो क्या होता है, आपकी आय बढ़ाने का भी साधन है और आपको जैविक तरीके से आपकी जो सब्जियां हैं वो अवेलेबल भी होती हैं, रसायन फ्री, रसायन मुक्त सब्जियां अवेलेबल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रागनी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों ने डॉक्टर रागनी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और आने वाले समय में जो समस्याएं आएंगी
उसका समाधान उन्हें अभी ही मिल गया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।